नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये बात मैं जब कहता हूं तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों मैं इसको बता रहा हूं। इसको इसलिए बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, युवा विधायक हैं राजस्थान से, और बहुत ज्यादा वोकल रहती हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं, लोकतंत्र की सारथी हैं, और उनका नाम है दिव्या मदेरणा। उनके पिता भी जो है कांग्रेस पार्टी के थे, पुराने लोग थे, और वो ऐसी परिवार है जो समर्पित परिवार है, अनुशासित परिवार है कांग्रेस के लिए, जिनके रगों में कांग्रेस का। वो राहुल गांधी की जिस दिन जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी शहीद प्रधानमंत्री थी, उनके जन्मदिन पर राहुल गांधी ने फैसला किया कि आज हम अपनी पार्टी के तो कम से कम सारी महिला जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब के साथ चले, और वो सब उनके साथ चलने गई थी, तमाम सारी गई थी, और तमाम जो भी जाता था, जैसे जाता था, जो जैसे मिलता था, उस प्रेम के साथ वो मिलते। तो दिव्या को भी वो छोटी बहन की तरीके से चूंकि वो करते हैं, तो उसी तरीके से वो मिले जैसे आज वो प्रियंका गांधी से भी मिल रहे थे। तो उस तरह से जब वो मिले और उनको गले लग के, और उन्होंने उनके माथे को, जो ये सिर को चूमा। ये हमारे यहां संस्कार है कि जब हम छोटे भाई से मिलते हैं, बहन से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उन्हें प्रेम से अपने साथ लगाते हैं गले से, और उनको वो करते हैं। जो हम किसी के साथ, अपनी पत्नी हो, प्रेम का हो, दूसरों के साथ जब किस करते हैं तो और मिलते हैं, उसका अंदाज अलग होता है। यह इस बात का संकेत है कि कितना हृदय के अंदर प्रेम है, करुणा है, अपार स्थिति, ये इसको दर्शाता है। लेकिन तुलसीदास जी ने जैसे लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारियों को और बड़े बड़े नेताओं को इसमें कुछ अजीब ही नजर आता है। क्यों अजीब नजर आता है? क्योंकि शायद चरित्र इसी तरीके का है। और चरित्र की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा, पानीपत में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी के सब आरएसएस के सबके सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन हुआ क्या? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हुए, और जो हालात बने उसमें तो यह है कि 70% से अधिक जो बलात्कार के आरोपी हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, कोई विधायक है, कोई उनका पूर्व मंत्री है, कोई पूर्व सांसद है, और तमाम जो है कार्यकर्ता हैं उनके, जो जिले स्तर पे या दूसरे स्तर पे खड़े। हमें और आपको याद होगा हाथरस का सामूहिक बलात्कार का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने वहां प्रदर्शन किया था लड़की के खिलाफ, पीड़ित के खिलाफ, और अपराधियों को बचाने के लिए। आपको याद होगा उन्नाव का भाजपा विधायक सेंगर किस तरीके से न सिर्फ बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करता है, बल्कि उसके बाद में उसके परिवार के तमाम सदस्यों को मरवा देता है। आपको याद होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद का क्या किया था। तो ये इतिहास, और ये इतिहास छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कहीं कहीं पे भी होता है, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं सारी भारतीय जनता बहुतायत में होते हैं,
तो यह स्थिति है। अपराधी अपराधी है, वो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी और दल का हो, कोई फर्क नहीं। आपको वह दिन भी याद होगा कि जो कठुआ में एक 6 साल की बच्ची के साथ आधा दर्जन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उस मामले में अभियुक्तों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय वहां पर उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था अपराधियों के पक्ष में। आप समझिए, उन्हें बचाने के लिए क्या से क्या नहीं किया गया, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह की घटनाएं सामने है हमारी, और ये एक घटनाएं नहीं है, इतनी घटनाएं हैं कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, यह सोच का, यह विचारों की स्थिति है। तमाम सारी घटनाएं ऐसी हैं। मैं उन दिनों आगरा था, और आपको बताऊं, आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक छोटे से बच्चे के साथ में, स्ट्रीट का बच्चा था, सड़क का बच्चा, उसके साथ में दुष्कर्म, लड़के के साथ में दुष्कर्म कर रहा है। तो इस तरह की पहली घटना नहीं है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, और ये लगातार होती आई हैं, और इन सब घटनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते। तो यह दशा है। इसके बाद में हम बात करें कि कई ऐसी चीजें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं, उनके चरित्र को दर्शाती, इस बात को आप समझिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसको आप समझिए। तो यह स्थिति है। राहुल गांधी ने जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, वो ऐसे घबराए जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने जब जब राहुल गांधी जिस लड़की के साथ, बच्ची के साथ, किसी के साथ होते हैं, तो तमाम सारी चीजें लेकर के खड़े हो जाते हैं, तमाम तरीके से चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। तो दिव्या मदेरणा को जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तो आप समझिए, उन्होंने जब यह किया तो उन्हें क्या जवाब दिया। यह जरूर है कि उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा कि इसका जो है कैप्शन लिखे और उसको लेकर के लिखे। तो उन्होंने जो चीज कही, वो चीज अपने आप में एक एक शब्द जाने, ये शीर्षतम नेता का करुणा भाव, यह कैप्शन दिया। 7 कैप्शन दे डाले, और उसमें एक एक कैप्शन का जो है, बिल्कुल उन्होंने कहा, बड़े भाई, संरक्षक, अभिभावक का, ये करुणा और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी अजेय और अपराजेय हैं ऐसी कुंठित सोच व ताकतों से। ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है। भाजपा की असुरक्षा साफ झलक रही है। शर्म आती है आप पर, आपकी भी बेटी, पत्नी और मां होगी, तो जिनके है ही नहीं तो उन पे क्या कहेंगे। फिर इसके बाद में है कैप्शन कि अभिभावक, पितृहीन, शिशु का संरक्षक। फिर उन्होंने 7वां कैप्शन दिया, चरित्र हनन बंद करो, राजनीतिक रूप से लक्षित करने के कुछ बेहतर तरीके खोजो। तो यह सब स्थिति, और यही स्थिति है जो अपने आप में सबको खड़ा कर देती है कटघरे में कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी सोच जैसी है, उसे वो वैसा ही जवाब। तो निश्चित रूप से जवाब मिलना चाहिए था। तो दिव्या मदेरणा ने इसका शानदार जवाब दिया, जो 2 दिन से ये लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद में आप यदि चीजों को देखें कि राहुल गांधी की यात्रा आमजन की यात्रा है। आज उनकी बहन प्रियंका गांधी उस यात्रा में सम्मिलित हुई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी उसमें आज चले, और उनके साथ उनका भांजा रेहान भी चला। तो आप समझिए कि तीनों ने आज यात्रा में हिस्सा लिया, और यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासियों की एक सभा को संबोधित किया। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है
कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा मतलब जो आपको दिख रहा है, जहां भी हम देखें बीजेपी की सरकारें जंगल को उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? सही। तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। यह तीसरा मतलब है। यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए? क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और दूसरा काम, माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। और उनसे यही कहा कि आदिवासी संस्कृति है, हमारी असली धरोहर है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का वादा है, हम अपनी यह जिम्मेदारी किसी भी कीमत पर निभाएंगे और निभाते आएंगे। आपको याद हो कि देश में मनमोहन सिंह सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी सांसद थे, युवा मामलों के प्रभारी थे, महासचिव थे। वो उड़ीसा जाते हैं, उन्हें पता चलता है आदिवासियों को कुछ समस्याएं आ रही हैं और सारी चीजें, कुछ कानून की जो बना रहे हैं या जो पुराना बना हुआ है उसमें जो दिक्कतें हैं, उन सब चीजों को लेकर के मनमोहन सिंह सरकार जो है कारपोरेट के पक्ष में कुछ करना चाहती जिससे किसानों को नुकसान हो। उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने उड़ीसा में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया और जब वो दिल्ली पहुंचे तो अपनी सरकार को घुटनों में वो ले आए और मनमोहन सिंह सरकार को वह नियम बदलने पड़े और आदिवासियों को जल जमीन जंगल पर हक देने पड़ा। याद करिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और उस दौर में जब भट्टा पारसौल में किसानों के लिए किस तरीके से किसानों के हक मारे जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, राहुल गांधी वहां गए, लड़ते हुए गए और राहुल गांधी थाने में गिरफ्तार भी हुए, लेकिन राहुल गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़ी। याद करिए
जब नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी बिल लेकर के आई, राहुल गांधी ने उसका विरोध किया। सबसे पहला हिंदुस्तान में किसी राजनेता ने विरोध किया था तो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने पंजाब आकर के ट्रैक्टर चला करके किस तरीके से पूरा इस आंदोलन को खड़ा कर दिया, और उसी के बाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर गए। याद करिए, राहुल गांधी वो शख्स थे जो ट्रैक्टर से चला करके संसद भी पहुंचे थे और उनके नेता भी पहुंचे थे और गिरफ्तारी दी। आप याद करिए वो दिन। इसके अलावा आपको याद होगा एक और बिल था जो पूंजीपतियों को लाभ देता था और सब कुछ था। राहुल गांधी ने अपनी सरकार और सबका विरोध करते हुए प्रेस क्लब में वो फाड़ के फेंक दिया था, जिसको लेकर राहुल गांधी को बड़ा ट्रोल किया गया। बड़ा आज भी वो किया जाता है कि ये बचकानी हरकत थी, ये था वो था, लेकिन राहुल गांधी ने विरोध किया। राहुल गांधी ही वो शख्स थे जो किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए कि बिना किसानों से पूछे उनकी जमीन नहीं ली जा सकती है। राहुल गांधी ने ही किया कि बगैर आदिवासियों की अनुमति के उनके क्षेत्र में कोई भी और प्रोजेक्ट नहीं लग सकते हैं, कोई भी इस तरीके से कारपोरेट नहीं घुस सकता है, क्योंकि जल जमीन जंगल पर उनका पहला हक। यह राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आज नहीं कह रहे हैं, जब उनकी सत्ता में सरकार होती थी तब भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं। आज वो मोदी को कह रहे हैं कि मोदी बीजेपी सरकार किस तरीके से आदिवासियों का शोषण कर रही है, उसे आदिवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये मुद्दे हैं और ये बताते हैं। तो आज जब प्रियंका गांधी उनके साथ चल रही थी, वो भाई बहन की जोड़ी, लेकिन भाई बहन की जोड़ी के चक्कर में ऐसा नहीं था कि वो जनता से मिलने का या जनता से उसकी कर। जब भाई बहन की जोड़ी मिल रही थी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक करारा जवाब था, उनके मुंह पर तमाचा था जो उन्होंने झूठ बोला था। योगी बने हैं आप, भगवा पहनते हैं और झूठ और मक्कारी करते हैं। इसका जीता जागता सबूत था हिमाचल में। उन्होंने क्या कहा था, दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं, उनमें पट नहीं रही है और इसीलिए ये वो नहीं आ रहे। आप बताइए, उस शख्स ने पहले ही कह दिया मेरे लिए प्राथमिकता मेरा भारत जोड़ो अभियान है, जो वोट बटोरने के लिए नहीं। बार बार उनके नेता कहते हैं कि वोट की राजनीति के लिए नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे बार बार यही नैरेटिव सेट करना चाहती है, मीडिया के जरिए करना चाहती है, जिसे वो पैसा दे। 78 दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी ने इसमें कहीं राजनीतिक स्थिति, उनका एक राजनीतिक पार्टी है हमारी जो इसका आयोजन कर रही है, लेकिन यह यात्रा पूरे भारत की है, भारत को जोड़ने की है, नफरत के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ, बच्चियों को लड़कियों को हक देने के लिए, हक दिलाने के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये किया जाता है कि साहब राहुल गांधी जहां चल रहे हैं वो कितना वो करेंगे, कितने जिलों में वो किस तरीके से कितनी विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालेंगे, क्या करेंगे, क्या उनका पड़ाव होगा। तो इस तरीके से कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है, 78 दिन हो चुके हैं और 78 दिन में मध्य प्रदेश में जो अगला इसके बाद में वो राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान के बाद जाएंगे। 7 सितंबर को ये शुरू हुई थी यात्रा जब कन्याकुमारी से, और उससे लेकर के ये 6 राज्यों के 28 जिलों से गुजर चुकी है। और ऐसी स्थिति में तमाम सारे राज्य हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश का, राजस्थान के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होते हुए 3750 किलोमीटर की यह यात्रा पूरा सफर तय करके जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा करके खत्म। उसके बाद की अगली यात्राओं को भी प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी आप ये समझ, 321 लोकसभा सीटों से यह पूरी यात्रा निकलती है। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। 12 राज्यों से यह यात्रा निकलती है जिसके 321 लोकसभा सीटें। लेकिन राहुल गांधी ने यहां राजनीति की तो बात ही नहीं। जो देश के अंदर 543 सीटें हैं, आप समझ सकते हैं, 543 सीटों,
आज कांग्रेस पार्टी के पास में 55 एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में 300 से ऊपर। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए यात्रा का जो रूट है कोई सियासी नहीं है, वो यात्रा का सीधा रूट है कि रोड जिस तरीके से सीधे चल रही है उसी रोड से जाएगा, उसे बदलना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मीडिया के जरिए, दूसरे जरिए से इसे सियासी रूट, सियासी समीकरण साबित करने में लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह समस्या है। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान 78 दिनों बाद में जो चेहरा निखर के आया है, जो वास्तव में था, जो लोग नहीं देख पा रहे थे क्योंकि मीडिया, दूसरे ट्रोल और सारे भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि खराब करने का काम किया। वह अब जनता के सामने सीधे है, बगैर किसी कैमरे के है, बगैर किसी उसके है, तो सच सामने आ रहा है। एक सहृदय, करुणा हृदय राहुल गांधी। इसलिए तकलीफ, इसलिए किसी भी महिला से वो बात कर ले, कुछ कर ले, यहां उन्हें ट्रोल किया जाता है। जबकि उन्होंने आज तक जो जो विश्लेषण दिए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था पे हो, सामाजिक ताने बाने पे हो, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पे हो, सुरक्षा पे हो, सब चीजों पे 100% सही साबित हुए। तो यह राहुल गांधी, इस बात को समझने की जरूरत है बेहतर तरीके से। इसको आप समझेंगे तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि देश जोड़ना जरूरी है। ये नफरत ही तो है जो समस्या है। इस नफरत को खत्म करना है, इस झूठ से लड़ना है। तो झूठ और नफरत को खत्म कर दीजिए, अपने आप राहुल गांधी और कांग्रेस खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जो 70 साल में किया है, दूसरों ने उसी 70 साल के बूते खड़े होकर के उन्हें बदनाम किया है। यह सत्य। तो सच को जानिए, पहचानिए और सच के साथ खड़े हो, क्योंकि झूठ धन के बूते खड़ा है, संसाधनों के बूते खड़ा है, भीड़ के बूते खड़ा है। उसे जीतना है तो सच से ही जीतेंगे, गांधी के रास्ते से जीतेंगे, राहुल गांधी के रास्ते से जीतेंगे, पंडित नेहरू के रास्ते से। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सच को जानिए, पहचानिए, पुनः आग्रह करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।